आज आप किसी से बहुत प्यार करते हो और 1 महीने बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो और अपनी शादी में खुश हो। शादी में हमेशा 2 लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक तीसरा शख्स होता है जो बैठ के अपने कमरे में रो रहा होता है। समाज का सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है वो ये कि मेरा बच्चा कब होगा। बच्चा इज नॉट अ खुशखबरी। जब शादी की बात आती है ना और सामने से अच्छा पैकेज आ रहा होता है तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं। आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। लड़के की पोजीशन, पावर, प्रॉपर्टी और पैसा देख के शादी होती है ना, वो लड़का हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता है। अब तो मेरे को इसी से शादी करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज के अपने ब्रेकअप्स हो गए। बहुत बेशर्मी चाहिए एक इंसान को कोर्ट और कचहरी तक जाने के लिए, उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। उनके बच्चों के लिए ना वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। हमारे सोसाइटी के लिए क्या हो गया है ना कि हमारे घर की औरत हमारा सम्मान है और दूसरे घर की औरत सिर्फ सामान है। हाय लवली, सो वेलकम टू द नमित शो। एक और दूसरी और अब तीसरी बार फाइनली इट्स अ हैट्रिक नाउ। वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू नमित, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो लोगों की इतनी भारी डिमांड पे हमारा तीसरा पॉडकास्ट फाइनली आ चुका है, जिसके लिए लोग इतने वक्त से वेट कर रहे थे। टचवुड, लोग हमारे पॉडकास्ट को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं और इसीलिए फाइनली ले आए हम अपना तीसरा पॉडकास्ट। तो कैसे आप, कैसी है लाइफ? लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड। या व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं, सांस ले रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। दिल्ली में सांस ले शादियां रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली में जो सांस ले रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फाइनली सांस ले रहे हैं अभी। एग्जैक्टली। बट नहीं, ग्रेट सीइंग दैट यू आर क्रिएटिंग सम अमेजिंग कंटेंट लेटली। बट बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो लवली, जैसे कि करें शुरुआत फिर? चलिए तो बिल्कुल। करते हैं कुछ बहुत ही इंटेंस और रिलेटेबल बातों की शुरुआत। और जैसा आपने सबसे पहले लाइन कही कि शादियों के सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं, तो शादियों का सीज़न इज़ हेयर। प्यार एंड मोहब्बत इज़ इन द एयर। पर कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि प्यार और मोहब्बत एयर में होने के साथ साथ एक और भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं अब इस सीज़न में ना कितनों की मोहब्बत किसी और की बनती है, कितनों के दिल टूटते हैं। जिसने किसी के साथ रहने के सपने देखे होते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे होते हैं, वो सपने टूटते हैं और वो शख्स किसी और का होता है। बिल्कुल। तो जहाँ बहुत से लोगों को खुशी होती है वहाँ बहुत से लोगों को गम भी होता है। तो इससे पहले कि हम शादीशुदा लाइफ के बारे में बात करें, शादियों को डिस्कस करें, उससे पहले इस बारे में बात करते हैं कि बहुत दुख होता है जब प्यार, मोहब्बत, केयर, कंसर्न, इमोशंस और फीलिंग्स पे बने हुए रिश्ते ना शादी की बात आने पे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, फैमिली प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू फील कि क्यों होता है ऐसा और कैसा लगता है जब किसी के साथ होता है ऐसा? पता है, शादी में हमेशा 2 लोग जुड़े हुए होते हैं, जी। लेकिन एक तीसरा शख्स होता है जो बैठ के अपने कमरे में रो रहा होता है। और इधर एक शख्स है जो बस अपने आंसुओं की गिनती पूरी नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ पूरा शहर दावत खाता है। क्या बात है। और मैं यही कहूँगी कि दुख होता है आपको जब किसी का दिल टूटता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने से पहले आप देख लो ना, आप परख लो। अगर आपको पता है कि आपके पापा नहीं मानेंगे, आपका समाज नहीं मानेगा, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे, आपकी कास्ट आपको अलाउ नहीं करेगी, आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर मत आओ रिश्ते में। मत धोखा दो, मत उसको झूठे होप्स दो। आप क्यों करते हो ऐसा? या तो मुंह पे मुकर जाओ, साफ मना कर दो कि भाई नहीं मानते मेरे पापा, हमारे यहाँ पे खानदान में नहीं है लव मैरिज अलाउड, हमें प्यार करना अलाउड नहीं है। अगर आप उस तरफ ये देख रहे हो, उस वक्त पे सोचते हो कि ठीक है चलो देखा जाएगा, अगर उस टाइम पे सोचा ना देखा जाएगा, तो फिर देखने की हिम्मत रखो। वो मन में ना वो होना चाहिए जज्बा, वो गूदा होना चाहिए कि भाई मैं लड़ लूंगा, मैं लड़ लूंगी। किसी के साथ रिश्ते में आओ तो वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके लिए जिस भी एक्सट्रीम तक जाना पड़े, आई एम रेडी टू गो। अगर प्यार किया है तो निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो फिर ना प्यार करो ना वादे करो। क्योंकि जब वो वादा टूटता है ना, तो सिर्फ वादा नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। बिल्कुल। तो अगर निभा नहीं सकते तो फिर करो मत, और अगर कर लिया है तो फिर हिम्मत रखो। क्योंकि लोग एक्सक्यूज़ ये दे देते हैं कि यार हाँ उस वक्त सोचा था कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा, पर अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा, फैमिली मान नहीं रही,
घर वाले साथ नहीं दे रहे, पापा अलग इमोशनल हुए हुए हैं, मम्मी का रोना अलग चल रहा है, तो मैं तो ये सब नहीं कर सकती या फॉर अ मैटर नहीं कर सकता, तो इसलिए रहने देते हैं। यार पापा मम्मी से पूछ के तो रिश्ते में नहीं आए थे ना, तब तो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, मूवीज़ देखने नहीं गए थे, डेट्स पे नहीं गए थे, आप घूमने नहीं गए थे। खुद प्यार करा, खुद के फैसले से प्यार करा, खुद के दिल से प्यार करा। दूसरे इंसान को तुमने वक्त, जज्बात और वादे और उम्मीद, ये चारों चीज़ें दी हैं। तो अगर दी हैं तो फिर ये सोचो कि भाई तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना है। जी। पापा मम्मी का तुमको शुरू से पता होता है, उन्होंने तुमको पैदा किया है, तुम उनके साथ उस घर में रहते हो, तुम्हें पता है वो कितने एक्सट्रीम है। वो तुमको जान से मार सकते हैं या फिर सिर्फ तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारी परवाह के लिए, वो तुम्हारी कंसर्न के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यू नो देयर रियलिटी, देयर हार्ट। बात तो करके देखो। अपने पेरेंट्स को हर कोई कहीं ना कहीं जानता है अंदर से। एग्जैक्टली, समझा के तो देखो। अगर तुम्हें पता है कि भाई बाप ऐसा है कि भाई दुनाली निकाल के सीधा गोली मारेगा, तो फिर रिश्ते में मत आओ, दूसरे इंसान की ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन अगर पता है कि बाप तुमसे प्यार करता है, माँ तुम्हारी फिक्र करती है, इसीलिए तुमको रोक रही हैं, तो उन्हें समझाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए क्यों सही है, तुम उसके साथ ज़िंदगी क्यों बिताना चाहते हो, तुमने ऐसा क्या देखा है उसके साथ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हो। क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना। घर वालों को कैसे यकीन आएगा? तुमने बोल दिया मैं बहुत प्यार करता हूँ, घर वालों को नहीं यकीन आएगा। घर वालों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताओ कि 2 रोटी कम होगी, मैं खा लूँगा, मैं खुशी खुशी खा लूँगा। अगर घर में पैसा नहीं है तो मिल के कमाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, हिंड्रेंसेज आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, साथ देंगे एक दूसरे का। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ एंड दिस इज़ कॉल्ड मैरिज। आपको ये पूरा प्रैक्टिकल जीवन अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि हाँ उनका बच्चा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर सिर्फ ये बोलो नहीं मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकता हूँ, सिर्फ प्यार करता हूँ, तो घर वाले ये लॉलीपॉप के लिए तुमको नहीं, घर वालों को पता है बच्चा कब जिद कर रहा है और बच्चा कब सच में बड़ा हो गया है। ट्रू। क्योंकि ना बहुत आसान होता है ये कह देना कि यार पापा नहीं मान रहे या मम्मी नहीं मान रही, पर सामने वाले के लिए ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कि अब आप उसको आके ये बोल दो कि यार मेरी तो अब शादी है, अगले महीने या 2 महीने बाद शादी है, मेरा तो कहीं और रिश्ता डन हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। और इसमें ना एक चीज़ और पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इज़ इट पॉसिबल कि आज आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत डीपली उसके साथ हो, और 1 महीने बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो और अपनी शादी में खुश हो, सब कुछ कर रहे हो और अपना खुशी खुशी शादी भी कर रहे हो, फिर हनीमून पे भी जा रहे हो, घूम फिर भी रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 5 साल के रिश्ते में किसी के साथ थे और 1 महीने के अंदर सब भूल भुला के आप कहीं और अपना खुशी खुशी लाइफ में सेटल भी हो गए? पता है क्या, दिस इज़ कॉल्ड आजकल के जिंजी टर्म्स में मूविंग ऑन। कि एक बस 5 साल गए तेल लेने। लेकिन प्यार ऐसे ख़त्म नहीं होता ना। प्यार जब तक आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो यही आएगी ना इस चीज़ की कि उस सामने वाले इंसान ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली 1-1.5 साल से उसके दिमाग में चल रहा था कि अब शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो जो यहाँ भी कराएंगे इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा कि सॉरी नहीं हो सकता, अब वो कहीं और अपना हैप्पीली सेटल हो जाएगा। इंसान ना, पता है, वादों से मुकरने से पहले और ज़बानी इकरार करने से पहले मन से मुकरता है। वो पहले करवट ले चुका होता है। बताता बाद में है। वो ज़बान पे एकदम से नहीं आता कि अभी मेरा मन भर गया, अभी मेरे को ब्रेकअप करना, तो मैं अभी तुरंत बोल दूंगी। वो चीज़ें पाइल अप होती हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए देते हो और फिर एकदम से कहते हो कि भाई ख़त्म हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है क्या रिश्ता जो ख़त्म हो वो किसी इंसान की खुदगर्जी से ख़त्म हो। कई बार उस रिश्ते में घुटन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा एक तरफा नहीं सोच सकते कि रिश्ता ख़त्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके कर रहा है। हो सकता है उसका रिश्ता बहुत ख़राब हो, अंदर कुछ ऐसा खालीपन हो जो बाहर के लोगों को ना दिखता हो। क्योंकि बाहर से देखने में दुनिया और ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है, अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर हम बात भी जो शादियों की कर रहे हैं और उस वक्त पे जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि
लोग आके ये कह देते हैं कि यार मेरी मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए आई एम सॉरी, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं समझ में आता कि यार चलो बिल्कुल कोई भी अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ना कोई देखे कभी भी, बट यार वो सामने वाले की भी तो आंखों में आंसू है ना, जिसको आपने छोड़ा, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है जितना आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है। उसके टाइम पे लोग क्यों भूल जाते हैं कि यार मतलब एक टाइम पे जिस इंसान को आप ये बोलते थे आई कैन नेवर सी यू क्राई, आई कैन नेवर सी यू यू नो शैटर, आई कैन नेवर सी यू इन पेन, आज आप उसको उतना ही पेन दे के, उतने ही आंसू दे के, यू आर ओके विद इट। यार पता है, खुदगर्ज इंसान ना एक रिश्ता नहीं तोड़ता, एक दुनिया उजाड़ता है। और जब सामने वाला इंसान रोता है ना, तो पता नहीं कैसे इंसान ना बड़े पत्थर दिल बन जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक से एक बेबाकी आ जाती है, उनके मन में उतनी, उनकी ज़बान में इतना जहर आ जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसके लिए उसके सामने बिलख रहे हो, उसके लिए बिलख रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, वो बस आपको एकदम ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। बहुत दिल दुखता है इंसान का। लेकिन क्या करें, जिसको जाना है ना उसको जाने दो, क्योंकि आप तड़प कर सिर्फ भीख मांग सकते हो, प्यार नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लो जिद करके रोक भी लोगे ना उस इंसान को, तो कभी ना कभी जाएगा, वो पूरे दिल से नहीं होगा आपके साथ। जिसको पता है क्या, जिसको जाना होता है वो बहाने ढूंढता है, और जिसको रुकना होता है, जो आपके लिए बना होता है ना, वो कुछ नहीं ढूंढता, वो रास्ते बना लेता है। वो सिर्फ आपके लिए रुकेगा। वो इस दुनिया से लड़ जाएगा अगर वो आपके लिए है तो, और जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपके नसीब में नहीं है ना, वो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ या तुम इंटरकास्ट जाओ। हम ये कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हें लगता है ये सब गलत है तो करो ही मत स्टार्टिंग में। बिल्कुल। हाँ, माँ बाप गलत नहीं होते यार। हाँ, किसी के भी पेरेंट्स देखो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में देती है एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, तो जिसको उसने अपने शरीर से निकाला है, वो उस बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी। एक बाप अपनी पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बढ़ाने में, पढ़ाने में निकाल देता है, तो वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। वो बस ये चाहेंगे कि माँ बाप की उनका बच्चा जो है वो महफूज रहे और खुश रहे। वो इसीलिए रोकते हैं कि वो उनको लगता है डर, यार वो किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ जाए, कोई इंसान आके उनका फ़ायदा ना उठा ले, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना मेंटली। वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट देन इफ़ द चाइल्ड इज़ इन लव, अगर वो बच्चा प्यार में है, तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को ये समझाना कि आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड, मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर सही है, मेरा पार्टनर सही है। और घर वाले समझ जाते हैं यार। वही ना, लोग ये कहते हैं यार अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा नहीं मान रहे तो, या मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू डू हैव अ ऑप्शन बट यू डोंट वांट टू चूज दैट ऑप्शन। लाइक देखो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप फिर किसी से शादी मत करना। ये तो हमेशा एक ऑप्शन है। कभी किसी से सीधा बोल देना, आपको नहीं चाहिए कि मैं इससे शादी करूं, नहीं करूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में फिर कभी किसी से नहीं करूंगी। वो फिर लॉयल्टी शो करेगा आपकी, आपके प्यार के लिए और आपके माँ बाप के लिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप की खुशी है कि आपको ब्याया हुआ देखना चाहते हैं, आपकी शादी देख के ही वो, आपके पोते ही देख के वो मरना चाहते हैं, पोती पोता का शक्ल देख के मरना चाहते हैं, तो फिर भाई स्टैंड लो कि होंगे तो इसी से होंगे, हाँ, वरना ठीक है ऐसे या तो करनी है तो उसी से करो, हाँ, या तो फिर किसी से मत करो। ये तो ऑप्शन है ना आपके पास में। कोई आएगा रिश्ते वाला देखने, मना कर देना मुंह पे कि नहीं भाई मैं तो एक के लिए लॉयल था, अब मैं किसी से नहीं करूँगा। फिर दूसरे के पास मत जाना, उधर फिर पार्लर में तैयार होने के लिए मत जाना, उधर शॉपिंग के लिए मत जाना, बिकॉज आप किसी और के लिए अपने आप को तैयार करोगे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है जब बात आती है ना शादी की, मतलब जब तक रिलेशनशिप चल रहा है, डेटिंग चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरा ये करता है वो करता है। बट जब शादी की बात आती है ना और सामने से अच्छा पैकेज आ रहा होता है तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं।
एंड पैकेज नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट किसी भी वे में, है ना। आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ दिख रही है कि सामने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, या लड़का जो है भाई 2 करोड़ का पैकेज है लड़के का, तो इंसान का ईमान डोल जाता है कि यार, फिर वो जल्दी इजीली गिव अप भी कर देता है। आई हैव सीन कि यार बिल्कुल, मतलब जहाँ पे वो मतलब दिखा कि यार जिसको मैं डेट कर रहा हूँ ये तो ठीक है, बट यार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को बोला कि देखो तुम अपनी पहले जॉब देख लो, मैं तब तक पापा को नहीं बताऊंगी जब तक तुम जॉब में स्टेबल नहीं हो जाते हो। फिर जब वो जॉब लग गया तो फिर वो कहती है कि अपना तुम प्रमोशन देख लो, जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता है, एक अच्छा पैकेज नहीं लग जाता है, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज पापा को एक दैट लेवल पोजीशन का दामाद चाहिए। तुम क्यों उसके लिए वो पैरामीटर सेट कर रही हो? वो कमाएगा, प्रमोशन लेगा, बढ़ेगा, करेगा वो अपनी ज़िंदगी में, बट पापा की आड़ में अपना वो चल रहा है। एंड अच्छा ठीक है, वो लड़का अगर ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाया, फिर तो पापा के पोजीशन वाले दामाद से तुम कर लोगी, पोजीशन वाले लड़के से कर लोगी। अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि यार हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता है, या तो हर खुद कमाओ ना। हाँ, या फिर तुम डेट ही मत करो, तुम्हें स्टार्टिंग में भी तो पता था ना वो लड़का क्या है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता। यार एक बात बताओ मुझे नमित, तुम कि अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का आज बहुत अच्छा कमा रहा है और लड़का के कल को मतलब बहुत अच्छा पोजीशन बाप ने एक लड़का ढूंढ के दिया अच्छा, एंड तुम भी बाप के कहने पे चली गई हो, तो लड़का है, पोजीशन स्ट्रांग है, लड़की है, पेरेंट्स के कहने पे शादी हो गई है, दिस इज अ सिनेरियो। अब लड़का शादी के बाद ये बोलता है अब मेरे को नहीं कमाना है, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, जॉब में बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आई वांट टू लीव दिस। फिर क्या करोगी? और क्या गारंटी है कि यार चलो माना पापा ने बहुत अमीर लड़का ढूंढ के ला दिया, वो तुम्हें मारेगा नहीं शादी के बाद, क्या गारंटी है तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, कल को वही तुम्हें मारने पीटने लग जाए, वही गाली गलौज करने लग जाए, वही बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ जाने लग जाए, तब क्या कर लोगे? होगा ना कुछ तो होगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसान से उम्मीद है ना कि वो आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन पे हो, एक स्टेबल इनकम पे हो, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हो, उसका घर अच्छा हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, वो आपके ऊपर सोना चांदी निछावर कर दे एकदम, तो पहले अपने आप को उतना काबिल बनाओ। कल को अगर लड़के की जॉब चली गई, लड़के को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो तुमको उतना इंडिपेंडेंट स्टेबल इतना अपने आप को लेके होना चाहिए कि भाई तुम ये बोलो कि भाई एक ने ठेका नहीं लिया कमाने का, दोनों की शादी है, दोनों का घर है, दोनों का परिवार है, तो दोनों मिलके कमाओ ना। दूसरा इंसान इज़ नॉट योर ATM, आदमी इज़ नॉट योर ATM जो तुमको कमा के ला के देगा, तुम्हारे कहने वाली पोजीशन पे भी जॉब लग जाएगा, तुम्हारे कहने वाले मॉल्स में तुमको जाके शॉपिंग करवा देगा। अगर आपके सपने हैं तो खुद पूरे करो। और चलो यहाँ पे ना फिर वो हिपोक्रेसी वाली एक बड़ी बात आ जाती है कि वैसे तो लोग कहते हैं डाउरी नहीं होनी चाहिए, दहेज गलत है, दहेज की एक्सपेक्टेशन रखना बड़ा गलत है, पर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाले के पास इतना सो एंड सो, इतना ज़मीन होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फिर गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हो कि सामने वाला हमसे कोई दहेज की 1 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन ना रखे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, दहेज प्रथा गलत है, हम बिल्कुल मान रहे हैं, पर अगर आप बदले में कहो नहीं हमें तो लड़का ऐसा ही चाहिए जिसके पास इतना पैसा हो, इतनी गाड़ियां हो, इतनी जमीन हो। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज। लड़की पोजीशन देखती है, लड़की जाके सेलेक्ट करती है कि मुझे ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये बेड, ये सब कुछ चाहिए। लड़की ने तो डिमांड्स ही रखी ना, अपने बाप से भी रखनी है, अपने पति से भी रखनी है, अपने ससुर से भी रखनी है, अपने भाई से भी रखनी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कौन कर रहा है? बाप पूरा कर रहा है, भाई पूरा कर रहा है, ससुर पूरा कर रहा है, देवर कर रहा है, लड़के ही तो पूरा कर रहे हैं। और दहेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि पहले के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने लो होते थे कि लगता था कि भाई ये नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। आज की डेट में जो कोई मांग के दहेज नहीं लेता है, मांग के लिया जा रहा है तो साफ मना करो, पुलिस में कंप्लेन करो, उसके साथ शादी करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हारा बाप तुम खुशी खुशी दे रहे हो, तुम जा रहे हो कि भाई मैं तो स्विफ्ट नहीं लूँगी, मैं तो सीधा ऑडी BMW में जाऊँगी, अगर तुम्हारी फरमाइशें हैं कि मेरे को लड़का जो विदाई के टाइम पे लेने आएगा वो एकदम ओपन एयर वाली कार में लेके आएगा,
या फिर 2 सीटर में लेने आएगा। तुम्हारी अगर डिमांड्स है कि भाई हमको नॉर्मल वेडिंग नहीं करनी है, पैसा बचाना है, कोर्ट वेडिंग नहीं करनी है, तुमको डेस्टिनेशन नहीं करनी है, तुमको महल ही बुक कराने हैं, तो ये किसकी उम्मीदें हैं जो आदमी पूरा कर रहा है? और एक बात याद रखना, जिस लड़के की पोजीशन, पावर, प्रॉपर्टी और पैसा देख के शादी होती है ना, वो लड़का हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता है। उसके लिए फिर लड़की भी चीज ही है जिसको कमोडिटी है, जिसको वो अपनी पावर से लेके आया है। और कहीं ना शायद वो लड़का जिसको लड़की के घर वालों ने मना कर दिया 100 रीज़न देके कि ये हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा, शायद वो आपकी बेटी के लिए एक बहुत हसीन ज़िंदगी दे सकता था, उसके लिए हर एफर्ट करता, जो यार इतने सालों से उसका साथ निभा रहा था, वो पूरी ज़िंदगी उसको खुश रखता, उसको सर पे बिठा के रखता। पर अब तुमने यार कमोडिटीज़ देख के भेजा है, तो वो भी कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे आपकी बेटी को। पता है ना, मैं प्यार में पड़ा हुआ मर्द जो होता है ना, वो आपको सपनों का महल नहीं देता, खुशियों का महल देता है। वो आपकी ख्वाहिशें भले ही पूरी ना कर पाए, लेकिन वो आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जाने देगा। वो आपको महफूज रखता है, बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह। वो कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना, तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं, राजकुमारी बनाएगा। क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं, राजकुमारियाँ हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। आज भी अगर मैं सड़क पे चलती हूँ ना, तो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा पार्टनर है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे दूसरी साइड पर रखता है जिस तरफ से गाड़ी ना आए। वो कहता है कि मैं इधर चलूंगा, जहाँ से गाड़ी आएंगी तुम इस तरफ आओ। मेरा हाथ पकड़, छोटे जेस्चर्स होते हैं, बिना कहे, अनकहे से कुछ बहुत छोटे जेस्चर्स हैं ये। मेरे खाने पीने से लेके, मेरे पहनने से लेके, मेरी ज़िंदगी में अगर छोटी छोटी खुशियाँ अगर कोई पूरी कर रहा है, तो आदमी तो पूरी कर रहा है ना। तो मैं कैसे कह दूँ कि आदमी बुरा होता है और हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अगर शादियों की बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। आपको मनाने का तरीका पता होना चाहिए, और आपको मनाने के लिए कहना क्या है वो पता होना चाहिए, और मनाने की सच्ची नीयत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए कि आपका ईमान ना डोल जाए बीच में कि यार मेरे सामने तो घर वालों ने 4 इतने हसीन रिश्ते ला कर रख दिए, अगर आप कमज़ोर पड़े तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप मजबूत हो तो फिर होके ही रहेगा। यार प्यार में तो हमेशा जंग हुई है ना। हाँ, आप कोई भी कहानी उठा के देख लें, प्यार आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लालच होती है कि आपको उसमें कुछ दिखा, उसको आपके अंदर कुछ दिखा, और वो आपको बहुत आसानी से मिल गया। प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब लोग लड़ नहीं पाते तो ऐसे ही एक्सक्यूजेस आते हैं कि फिर वो एक्सक्यूज है। देखो, फिर तो सीधी बात है, आप एक एक्सक्यूज दे के निकल लिए कि यार अब पापा ने मना करा है, अब मम्मी ने मना करा है, अब कुंडलियां बीच में आ गई। कुंडली एक बहुत बड़ा एक रीज़न आ जाता है कि यार कुंडली नहीं मिल रही, तो यार मेरे को लगता है फिर ना आप डेटिंग से पहले ही कुंडलियां मिलवानी चाहिए। आप पहले किसी से रिलेशनशिप में आने से पहले डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले लो, कुंडली मैच करा लो, फिर कहो अब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जी। आप देखो आपके लिए मायने क्या रखता है। आपके लिए कुंडली मायने रखती है या इंसान मायने रखता है? आपके लिए प्यार मायने रखता है या परिवार मायने रखता है? जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है ना, फिर उसी को लेके चलो। दोनों नाव में सवार नहीं होना है। हाँ। अगर कुंडली देख के शादी करनी है तो शौक से जाओ, अरेंज मैरिज करो, जहाँ पे पूरे 36 के 36 गुण मिला के तुमको राम सीता की जोड़ी घोषित कर दी जाए। क्योंकि कुंडली मिलाने के बाद में भी तुमको गारंटी नहीं मिलेगी कि रिश्ता तुम्हारा ज़िंदगी भर चलेगा, ये ज़िंदगी भर साथ दे देगी। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। तलाक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई दोष है, उस रिश्ते में कुछ ना कुछ छूट रहा था, और अगर रिश्ता ख़राब है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ता सही है तो फिर पकड़ के रखो, फिर दुनिया को छोड़ दो। सही बात है। फिर तो चाहे दुनिया सामने आ जाए कोई परवाह नहीं होती, करके रहेंगे तो करके रहेंगे। और वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से
बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त के वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल, और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार? हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है ना, और ज़मीन के पास आसमान ज़मीन के पास आसमान नहीं है। अगर हम आज सड़क पे चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी तो किसी के नहीं हैं। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। हाँ, इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए। तो यानी कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको सब नहीं मिल सकता। लोग ना इस वजह से भी बहुत मार खाते हैं कि वो सब पाना चाहते हैं। वो लुक्स भी चाहते हैं, वो स्टेटस भी चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, वो घर वालों की खुशी भी चाहते हैं, वो पार्टनर की खुशी भी चाहते हैं, वो अपनी खुशी भी चाहते हैं। उनको हर चीज़ चाहिए, और हर चीज़ तो शायद कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। द्रौपदी ने मांगा था ना शिव भगवान से सब कुछ। उन्होंने भी यही कहा कि एक में तो सब कुछ नहीं मिलेगा, 5 लो, 5 लगेंगे। तो फिर देख लो कि आपको 5 चाहिए या एक में कुछ कमियों के साथ कुछ चाहिए। कमियों के साथ एक का साथ चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है लोग बोलते हैं यार, मतलब ये सोचने वाली बात है, कमी तो हर इंसान में ना, कमी तो आप में भी है। आप भी परफेक्ट नहीं हो जो आप परफेक्ट ढूंढ रहे कोई हो। परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा इम्परफेक्शन तो मेरे दांत हैं जो लोग देखते हैं। अरे मेरे दूध के दांत हैं। मैं लोगों को आज बता दूं, मेरे से बड़ा पूछते हैं कि भाई कहाँ गए दीदी के दांत। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। मैं क्या करूं? हंसना छोड़ दूं? मैं नहीं करवा रही सर्जरी, बिकॉज मुझे ये दुखी नहीं दे रहे हैं। जब लोगों के सब कुछ दांत टूट जाएंगे, जब वो हलवे पे आ जाएंगे, तब मेरे पक्के दांत आएंगे। मैं तो इस बात से खुश होती हूँ। कम अगर देखना होता तो फिर मेरा पति भी देखता ना, बिल्कुल, कि ये तो जैसे ही हंसती है, बात करती है, तो इसके अंदर कुछ कमी नजर आती है। अभी तो मैंने हाई नेक पहना हुआ, बट मेरे गर्दन पे एकदम इधर एक निशान है। काफ़ी फोटोज़ में दिखता होगा। मैं 3 महीने की थी जब मेरी यहाँ पे नेक की सर्जरी हुई थी। तो अब बिल्कुल फ्रंट फेस पे अगर लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है ना, लड़कियों का चेहरा मायने रखता है, तो कमियाँ निकाली जाए तो मैं भी इम्परफेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी चीज़ें बुरी लगती हैं, मैं भी इरिटेट होती हूँ, मेरे पास भी पैसे की कमी है। तो क्या मायने रखा? प्यार मायने रखा? प्यार सिर्फ आपको चुनता है, और जहाँ पे चाहत होती है ना, वो आपके अलावा सब कुछ चुन लेगा। तो बस वही बात है कि जब आप चाहते हो किसी को पूरे शिद्दत से, तो आप उसको पाके रहते हो। जहाँ शिद्दत कम हुई वहाँ फिर ब्रेकअप हुआ। जहाँ आप, मेरे को वही लगता है, ये रिश्ता तब टूटता है जब आपके मन से कोई उतरता है। तब तक रिश्ता नहीं टूटेगा जब तक आपका मन पक्का है। जब तक आप रिश्ते में खामियां निकालोगे ना, आपको खामियां नजर आएंगी। जिस दिन आप खामियां ढूंढना बंद कर दोगे रिश्ते और इंसान दोनों में, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। और जो लोग परफेक्ट की तलाश में दौड़ते हैं, वो दौड़ते ही रह जाते हैं। शायद परफेक्ट तो कभी नहीं मिलता। तलाश तो कभी खत्म नहीं होगी ना। आपको एक चीज़ आज मिल जाएगी, आज आप एक फ़ोन खरीद लो, आपको जितनी उससे चाहत 2 दिन 3 दिन 1 महीने तक रहेगी, आप फिर एक नए मॉडल की तलाश में जाओगे। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहत है, नई की तलाश है, चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान है ना, हमें इंसान की जात सबसे गंदी जात होती है। बिल्कुल सही। वो ना कभी भी संतुष्ट नहीं है जो चीज़ उसके पास है। हम प्यार भी कभी सेल्फलेस होके नहीं करते ना। हम दूसरे इंसान से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। हम दूसरे इंसान से प्यार कभी उसके लिए नहीं करते हैं कि उसको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इंसान किसी का सगा नहीं हुआ, सही कहते हैं। इसलिए ना वो खुद का भी सगा नहीं हो पाता। तभी तो हम वफादारी की जो मिसालें देते हैं वो जानवरों की देते हैं ना। अगर मेहनत की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, अगर बुलंदी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, वफादारी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, रफ्तार की बात। इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपने आप में फन्ने खा बने बैठे हैं सब। अपनी बातों में एग्जिस्ट करता है इंसान की मैं ऐसा और अपने आप को खुदा बनाया बैठा हुआ है सबने। प्रकृति कहती है तुम कुछ नहीं हो। कुछ भी नहीं है और है भी नहीं। एक तूफान बिल्डिंग रख,
हाँ, चाहे कितना ही तुम टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर लो, हाँ? कुछ भी कर लो। और किस्मत ऐसी चीज़ है ना, किस्मत जब एक तूफान आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी, आपकी अकड़, आपका अहंकार, आपका गुरूर, जितना आपने एक बिल्डिंग बना रखी है ना मैं की, वो सब ढेर हो जाता है। तभी कहते हैं इंसान को ना शायद सबसे ज़्यादा अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। चलता फिरता इंसान राख हो जाता है। आपके अपने कर्म ही आपकी लंका ढाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि यार आज जो गलत कर्म हम कर रहे हैं, हमें लगता है बच गए, देखा नहीं किसी ने, निकल गए। कर्म घूम के आते हैं। जो आज आपके साथ बुरा करेगा, जो आज आपको नीचे गिराने के लिए एकजुट होंगे, जो आज आपकी बेइज्जती करने के लिए आपकी नाकामयाबी की दुआ करेंगे, उनके कर्म उनके साथ घूम के आएंगे और इंस्टेंट घूम के आते हैं। औलादे उनकी भी हैं, उनका भी घर है, उनके भी रिश्ते हैं, उनके भी परिवार हैं। और जो लोग दूसरों की बेटियों पे सवाल उठाते हैं ना कि इसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, इसके बेटे ने तो ये कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा है, इनकी तो बहू ऐसी है, जो दूसरों के घर में झांकेंगे ना, अपने घर में आता सब घूम के आएगा, देखना। और पता है इतनी हैरानी कहो, मतलब सैड होने वाली बात कहो कि यार कितनी बुरी चीज़ है कि हम ना ज़िंदगी भर समाज के लिए निकाल देते हैं कि यार समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या कह देंगे, इन लोगों को कैसा लगेगा। और वो वही लोग हैं जो कभी आपके सगे नहीं होंगे, कभी तुम कुछ भी कर लो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज ना आपको रोटी देता, ना आपके रेंट भरता, ना आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाता, ना वो आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उठाता है। तो फिर समाज को इतना सर पे क्यों बैठाया हुआ है? भाड़ में जाने दो। यही शायद समाज को समझने की ज़रूरत है, जो शायद फैमिलीज को समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स समाज कभी नहीं समझेगा। हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि हमें जवाब कैसे देना है। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी यहाँ करा दी, या हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता। अगर कल को चलो समाज की पसंद से शादी हो गई और उस लड़के ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो समाज नहीं आएगा बचाने के लिए। देखो पता है क्या, जब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद करते हैं या अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो आपका किरदार बताता है। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी से चीज़ें हों और बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर नसीब का नाम दे दिया जाता है। हाँ। कि भाई इनके तो नसीब में यही लिखा था। हाँ। तब ये कोई नहीं कहता कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे आज भुगत। समाज को बोलो ना भाई कि मेरे बच्चों की खुशी इस चीज़ में थी, हमने कर दिया, तुम अपने बच्चों की कर लेना अपनी मर्जी से। आधे लोगों के तो घर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि समाज नहीं मानता। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरी शादी हो चुकी है, समाज का सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है वो ये कि मेरा बच्चा कब होगा। ठीक है, मतलब अगर आज कोई सत्संग कीर्तन कोई मंडली बैठी हुई है औरतों के साथ में या फिर पार्क में घूमने के लिए जा रही हैं, तो सारी औरतें एक डिस्कशन करेंगी कि भाई खुशखबरी कब मिल रही है। रिसेंटली अभी मैं एक शादी में गई, खुशखबरी कब मिल रही है। एक बहू से, एक लड़की से शादी होते ही पता नहीं क्या उसको समझ लिया जाता है कि भाई बच्चा कर दो, अपनी लाइफ वही तेल लेने। मैं ये कहती हूँ कि बच्चा आप तब तक ना करो, कपल्स को ये सलाह दूंगी, बच्चा आप तब तक ना करो जब तक आप एक दूसरे को एकदम 100% ना जान जाओ, एक दूसरे के मूड स्विंग्स ना समझ लो, एक दूसरे के रिश्ते को ना समझ लो, एक दूसरे के जज्बातों को, इमोशंस को ना समझ लो। आपको तब तक ना पता लग जाए कि ये चुप हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये बंदा शांत बैठा है तो क्यों शांत बैठा है। एक दूसरे को जानो फिर बच्चा करना। ठीक है, खुशखबरी जिंदगी में जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब खुशखबरी हैं। बच्चा इज नॉट अ खुशखबरी। बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। और ये जितनी भी सास घूमती है ना बाकी कीर्तनों में जा के सोच के आते कि भाई वो पूछ रहे थे क्या हो गया, तेरी बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सास को ये जवाब देना आना चाहिए कि भाई बच्चों की मर्जी है, अगर तुमको ज़्यादा जल्दी है तो या तो अपनी बेटी की करवा लो, अपनी बहू की करवा लो, या फिर तुम मेरे बेटे से जाके बात कर ले कि भाई कब कर रहा है, बिकॉज लड़की के हाथ में नहीं है ना। लड़के से जाके पूछो कब बच्चा कर रहा है। लड़कियों के ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, पहले अपना आपस दोनों का रिश्ता संभालो, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक शादीशुदा जीवन में नया शुरू होगा या फिर जो चल रहा होगा उनके ज़िंदगी में भी ये आता है कि या तो बच्चे हो नहीं रहे हैं या बच्चे कर नहीं रहे हैं, या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है। कोई नहीं पालता भाई किसी का बच्चा ना। अगर तुम दादा दादी की भी बात करो, बोलने की बात है कि हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, कोई नहीं संभालता। तुमको ही खिलाना है, तुमको ही पिलाना है, तुमको ही उसको पढ़ाना है, तुमको ही बढ़ाना है। हर कोई आएगा 2 घंटे खेलेगा और फिर चला जाएगा। हो गया।
अगर दादा दादी भी है ना, कोई पड़ोसी भी है, बच्चे के साथ खेलेंगे, बच्चा जैसे ही पॉटी सूसू कर देगा ना, तुरंत माँ को बुलाया जाता है, माँ कहाँ है, क्या कर बाप कहाँ है, और अगर वो ना आए तो आप बुरे पेरेंट्स बन तो जाते हो कि यार बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो पहले, अपने इमोशनल बैलेंसेस रखो, अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाओ, फिर बच्चा प्लान करना। उससे पहले जिंदगी में जो कुछ हो रहा है खुशखबरी यही है। सही बात है, बाकी सब भी खुशखबरी है। यार मैं खुद देख रही हूँ ना, मैं खुद फेस कर रही हूँ ये चीज़ें। मेरे को खुद आके बोलती हैं कि भाई कब कर रही है, कब होगा, दिखा ले, डॉक्टर को दिखा ले, ये कर ले। अरे भाई मैं ठीक हूँ। और ऐसा ही सेम प्रेशर ना सिंगल्स पे 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है शादी का। एग्जैक्टली। अब कोई सिंगल है, कब शादी तुम्हें हो रही कोई है, मिलेगा नहीं, किससे शादी हो रही है, टाइम क्योंकि आप वो गो थ्रू कर रहे हो, बच्चे वाला हम गो थ्रू कर रहे हैं, वो वाला की शादी कब हो रही है, जहाँ जाओ शादी कब हो रही है, न्यूज़ कब मिल रही है शादी की है वो। अरे यार मत क्रिएट करो ना वो प्रेशर, जहाँ इंसान वो जल्दीबाजी में कर तो ले, पर उसको यार ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है ना कि मेरे को ऐसा लगता है गेटिंग मैरिड इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इट इज यू आर चूजिंग कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ द पूरी जिंदगी अंटिल आई डाई किसके साथ सोऊंगा, किसके साथ सुबह उठूंगा, किसका हर चीज़ में चेहरा देखूंगा, किसके साथ हर जगह जाऊंगा, किसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने वाला है। आई गेस द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। और शादी करते वक्त ना आपको हमेशा एक ही चीज़ सोचनी है कि हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं बट हमारा थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। और आप ऐसे ही किसी से उठ के नहीं शादी कर सकते हो, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है भाई। आपको एक इंसान के साथ बूढ़ा होना है ना। ट्रू। ठीक है। आप अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल ही अपनी एक फ्रेंड से बात करी थी, बहुत अभी 1 हफ्ता पहले उसकी शादी हुई है, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा अब तुमने शादी कर लिया ना, अब तुम्हारे पास एक बंदा होगा जिसको तुम अपने मन के ओपिनियंस बता सको कि मेरा फ़ोन कटने के बाद मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तुम्हें क्या नेचर मेरा ऑब्जर्व करा, क्या नहीं करा। तुम एक बंदे के साथ डिस्कस करते हो, दैट इज़ योर पार्टनर, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनर। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे मन की बातें ही ना समझ पाए, ना तुम्हारी चुप्पी समझ पाए, ना तुम्हारी उदासी समझ पाए, ना तुम्हारे गुस्से को समझ पाए, ना तुम्हारी चाहते समझ पाए, तो फिर क्या फ़ायदा अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने का। जी। क्योंकि शादी इट इज़ द बिगेस्ट डिसीजन। It is definitely। तुम तो सोच समझ के करना भाई। आजकल बाप रे, मैं तो मतलब हम दोनों अभी आदि और मैं किसी भी शादी में जा रहे हैं, कान में बोलते ध्यान रखना। समझ जाओ यार। चलो उसकी तो वो तो बेचारा यूटर्न ले नहीं सकता, वो तो शादी के उसमें खड़ा है। हमारे पास अभी टाइम है, हम सोच सकते हैं क्या करना है जिंदगी में। और आई गेस हर सिंगल को ये सलाह देनी चाहिए कि सोच समझ के करो। और ये भी इंसान को समझना चाहिए ना कि मेरे को आजकल एक ये बहुत वो सुनने में आ रहा है कि लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, उसके बाद ना लोगों का ऑब्सेशन बन जाता है कि यार अब तो शादी करके ही होगा। कभी कभी इंसान को ये भी समझना होता है कि यार ठीक है, तुम रिलेशनशिप में आए, तुमने एक दूसरे को समझा, फीलिंग्स जानी, उसके बाद ब्रेकअप भी हो सकता है। इट इज ओके। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं अब तो मेरे को इसी से शादी करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। जबकि यार तुम ये समझो ना कि अगर किसी वजह से तुम्हारी इसके साथ नहीं हो रही है, शायद लाइफ ने कुछ और बेटर प्लान करके रखा है तुम्हारे लिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर गॉड कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो सुन लो। लोग ना ऐसे हो जाते हैं, नहीं, लोग जादू टोने पे उतर आएंगे कि यार मैं कुछ करा के बस इससे शादी कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी, चाहे जिंदगी भर रोते रहे बाद में, बस शादी अभी यहीं पे होनी है मेरी। तुमने कौन सी लड़की देखी है रास्ते में बंगाली बाबाओं के? अरे यार हर जगह लगे पड़े हैं, वश में कर लो, यहाँ से हम शादी करा देंगे, ये लड्डू खिलाओ और तुम्हारी मनचाहा प्यार पालो। यार दीवारों पे भी तो लिखा हुआ होता है ना, अपना मनचाहा प्यार 11 दिनों में पाएं, अपने घर के इस कोने में लौंग दबाएं और लड़की आपकी। मतलब सीरियसली प्यार के नाम पे मजाक बना रखा है दुनिया ने ना। मतलब इतनी जादू टोने टोटके से अगर प्यार मिलने लग गए ना, तो फिर इस दुनिया में ना अंबानी अमीर होगा, ना गरीब सड़कों पे सोएगा। और मेरे को ऐसा लगता है तुम जिद करके ना शायद किसी को थोड़े वक्त के लिए पा भी लो, पर फिर खो दोगे यार। मतलब फिर खो दोगे उसको। कोई नहीं रुकता जिद से, कोई नहीं रुकता। आपके आंसुओं के ड्रामे से कोई नहीं रुकता। आप पे लोग दया करके रुक सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका फायदा नहीं है। प्यार नहीं करेंगे ना। हाँ, वो उस दया से अगर कोई रुका जिंदगी में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। कुछ नहीं होता भाई। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके लिए पागलपन से ये बोल रहा हो यार मेरे को रहना है तुम्हारे साथ, मेरे को चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे कुछ भी है, उसको तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना है।
अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। सही बात है, अंधा प्यार करो, बस वो अंधा प्यार करने वाले ही तो नहीं मिलते आज के वक्त में तो नहीं मिलते। तुम्हारी प्रोफाइल पे मैं शायरियाँ लिखूंगी। दोस्तों अभी हम ना एक कॉन्टेस्ट चलाते हैं, ढूंढो नमित की दुल्हन। अरे भाई हैशटैग नमित की दुल्हन। नहीं भैया नहीं, ये देखो बेचारे की उम्र से सफेद बाल हो गए, मैं ही पूछने लग जाऊंगी कि शादी कब हो रही है तुम्हारी। मैं भी वो चाची ताइयों वाली हरकतें कर देती हूँ, लेकिन मेरा तो घर बस गया। लाला तू कब बस आ रहा है? हम तो बर्बाद हो लिए, तुम कब बर्बाद हो गए ये भी बता दो। जिंदगी में एक शादी तो करनी चाहिए सबको, एक तो कर लो यार, एक तो कर लो। मतलब लोग आजकल इस नोट पे आ गए कि अब हम सिंगल रहेंगे, लाइक वी आर हैप्पी सिंगल। एक कर लो यार ये जो सिंगल ना मन करे 5 साल बाद सिंगल हो जाना, कोई बात एग्जैक्टली एंजॉय तो करो। ये जो सिंगलहुड का चाव होता है ना नमित, कि भाई हम तो अकेले जिंदगी बिता लेंगे, ये सब जवानी तक अच्छा लगता है। बुढ़ापे में जैसे कोई आपको चाहिए। बुढ़ापा हिट होता है ना, आपको दिखता है कि ना माँ बाप बचे हैं, भाई भाभी अपने परिवार में लग गए हैं, बहन अपने परिवारों में लग गई हैं, और दोस्त अपने अपने घर शादी करके जा चुके हैं। सबके अपने अपने घर हो चुके हैं ना भाई, सबकी अपनी गृहस्थी अपनी लाइफ चालू हो चुकी है। आप जब उस सर्कल में अकेले तन्हा बैठोगे ना, वो जो एक घेरा आपने अपने आसपास, थर्ड व्हील फील। और ये शायद बुढ़ापे तक भी नहीं रुको, 40 के बाद ही इंसान को लगने लग जाता है कि यार लोग आपको पता है ये नहीं समझते आप सिंगल एंड हैप्पी हो। लोग आपको बेचारा एंड वो समझते हैं सिंगल, कि इसका तो कोई मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, बेचारा छड़ा रह गया, कुछ तो दिक्कत होगी बेचारे के अंदर। तो यहाँ से ना एक बहुत डीप चीज़ आती है जो मैं बात करना चाह रहा था जब हम शादी की बात कर रहे थे, ब्रेकअप्स की। कि यार आज के वक्त में जिस स्पीड से शादियाँ हो रही है ना, उससे डबल स्पीड से डाइवोर्सेस हो रहे हैं और ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड लगाते हैं ना कि हर साल इस साल इतने लाख शादियाँ, 40 लाख शादियाँ हो रही हैं, 50 लाख 1 करोड़ शादियाँ हो रही हैं, तो मेरे को लगता है अगर बाद में सेपरेशन के भी हम वो बनाए ना, तो उतने ही कॉम्पिटिटिव नंबर्स मिल जाएंगे कि इस साल इतने डिवोर्सेस हुए, इतने सेपरेशन हुए, या आप लगा लो ब्रेकअप्स, चलो जिनको कोई काउंट नहीं करता, शादी तो ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ हो गई। अगर हम रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स भी काउंट करें ना, तो ट्रिपल नंबर ही जाएगा। जितने रिश्ते हो रहे हैं उससे ज़्यादा टूट रहे हैं आज के वक्त में, और इतनी जल्दी इतना ईजिली टूट रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक लवली कि यार क्यों हो रहा है इतनी आसानी से ब्रेकअप? आपके हिसाब से अगर मैं पूछूँ ना कि 2-3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज के वक्त में ब्रेकअप्स हो रहे हैं। लोग ना उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं एक तो, और जब दूसरा इंसान आप खुद उम्मीद लगाते हो कि ये सारी चीज़ें पूरी करेगा, ये सारी आपके मन के अंदर है, दिस इज ऑल इन योर ब्रेन। और दूसरा इंसान जब वो नहीं कर पाता है ना, तो आप फिर हर्ट हो जाते हो। इट इज़ ओनली योर एक्सपेक्टेशंस विच हर्ट्स यू। ये दूसरे इंसान के काम नहीं होते हैं। आपने मन में सोचा कि यार वो इंसान मेरा बर्थडे आ रहा है, वो सरप्राइज प्लान करेगा, एंड दूसरा इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड का प्रैक्टिकल इंसान जीने वाला है। लेकिन आप हर्ट किस बात से हुए कि यार इसने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ नहीं किया। इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग, इफ़ यू एक्सपेक्ट एनी थिंग, आप उस इंसान को जाके बताओ। अगर वो पूरा ना करे देन उसकी गलती है। आपकी अपनी अपेक्षाएं आपको दुख देती हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये आती है ना कि हम दूसरे इंसान के अंदर फॉल्ट्स बहुत निकालते हैं। हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के साथ, भागवत कथावाचक थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि यार प्रेम तो मतलब ही हारना है। जिसमें तुम हारे नहीं वहाँ तुमने प्रेम ही नहीं किया। जहाँ तुम सिर्फ जीत रहे हो वो जंग है, और जहाँ तुम हार गए वो प्रेम था। बिल्कुल ठीक यार। हम पता है, हम आज भी अगर मैं आपसे कोई बात करूं और बात करते करते हमारी टोन हाई हो जाए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं, अपना पॉइंट प्रूफ करूं। अगर आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं तो मेरा आखिरी बात होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर दो। ज़रूरी नहीं है जवाब देना, हम जवाब देने के लिए लड़ते हैं, हल के लिए नहीं लड़ते। अक्सर जो सच में प्यार करता है ना इंसान, वो चुप हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं है। यार हम सोचते हैं ना यार जाने देते हैं, बिकॉज अगर आपकी बात बड़ी है तो फिर रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता, और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बात बड़ी नहीं हो सकती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमारे रिश्ते पे आ जाए। एग्जैक्टली। कभी अपने ज़िंदगी में तीसरे इंसान के ओपिनियंस, तीसरे इंसान की बातें और तीसरे इंसान की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ, क्योंकि
क्या होता है, हमेशा हम या तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों को देख के कि वो ऐसा कर रहे हैं तुमने ऐसा नहीं करा, या तो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं उससे हम हर्ट होते हैं, या फिर एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाता है एनवायरनमेंट में। मैं हमेशा पता है एक चीज़ सोचती हूँ तलाक के बारे में और किसी भी रिश्ते के बारे में। जब हम प्यार करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम साथ देंगे, साथ निभाएंगे, घर बसाएंगे, तुम्हें संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, हर चीज़ करेंगे ज़िंदगी में, हाथ पकड़ के साथ मिलके करेंगे। तो ऐसी कौन सी लड़ाई हो जाती है जिससे ये सारे वादे एक तरफ हो जाते हैं और वो लड़ाई बड़ी हो जाती है। लड़ाई का हल हो सकता था, बातों से हो सकता था, लेकिन हमने हल को तवज्जो नहीं दिया, रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया, प्यार को तवज्जो नहीं दिया, वादों को तवज्जो नहीं दिया, लड़ाई को दिया। लड़ाई को इतना बड़ा कर दिया कि फिर सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत गहरी बात है ये। अना आ जाते हैं यार लोगों के बीच में ना, ईगो आ जाती है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगा। और हैरानी की बात है ये वही लोग हैं जो प्यार के वादे करते थे यार, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज वही इंसान तुम्हें ये कह रहा है आंखों में देख के कि अब मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, या अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बेशर्मी। इससे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ नहीं है कि आपसे जिस इंसान ने ज़िंदगी के भर के वादे किए हो ना, चलो किसी टर्म्स की वजह से आप लोग साथ नहीं रह पाए, हो सकता है, हज़ार बातें होती हैं कि यार आपको लगे कि हम नहीं साथ रह सकते, तो अगर सच में वो प्यार है ना तो आप रिस्पेक्टफुली जाओगे। इज्जत से ख़त्म कर दो ना यार। मैंने पता है मेरा दिल दुखता है ये देख के कि एक रिश्ता ख़त्म करना है, आए तुम अपनी मर्जी से थे, ख़त्म तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उस मर्जी के बीच में, उस रिश्ते के बीच में परिवार क्यों पिसता है, बच्चे क्यों पिसते हैं। बहुत बेशर्मी चाहिए एक इंसान को कोर्ट और कचहरी तक जाने के लिए उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। आपसी सहमति से ख़त्म कर लेते, म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं कि भाई हम दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स कर रहे हैं, बहुत आसानी से पेपर साइन हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे की इज्जत को उतारना, एक दूसरे के परिवार को इन्वॉल्व करना, पैसों की डिमांड करना, अननेसेसरी चीज़ों के लिए लड़ना, और उसके लिए शायद बिल्कुल ही झूठे ब्लेम्स तक पहुंच जाना, वो बातें कह देना जो उस इंसान ने ना कभी सोची हो तुम्हारे लिए, ना करी हो, और वो भी कह देना क्यों, क्योंकि हमें जीतना है। तभी तो दिल दुखता है ना एक आदमी का, जब उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएं, उसके परिवार पे भी इल्ज़ाम आ जाए, उसके रिश्तेदारों पे, उसके दोस्तों पे भी इल्ज़ाम आ जाए, एक बच्चे पे इल्ज़ाम आ जाए, हर मतलब एक खुददारी, एक अना, एक घमंड आपका सब कुछ ले जाता है। और पता है इसमें मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार वो सेपरेशन और वो डिवोर्स ना दो लोगों में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में। शायद ठीक है वो 1 साल तक केस लड़ेंगे, उसके बाद अलग भी हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, पर जिनके बच्चे हैं 5 साल 6 साल 7 साल के, उनके बच्चों के लिए ना वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। आपके लिए वो एक सेपरेशन था, पर शायद वो आपके बच्चों को लाइफ टाइम का ट्रॉमा एक दे जाएगा जो किसी को उस वक्त रियलाइज़ नहीं होगा, पर वो छोटा बच्चा सब देख रहा है, वो सब महसूस कर रहा है कि मम्मी पापा में क्या हो रहा है, वो ऐसे लड़ रहे हैं, मैं अकेले किसी मम्मी या पापा के साथ हूँ। बच्चे की कस्टडी की बात आ जाती है ना, डिवोर्स फाइल होती है, बच्चे की कस्टडी, बच्चा किसी के पास भी रहे, माँ के पास रहेगा तो बोला जाएगा बिन बाप का बच्चा है, और बाप के पास रहेगा तो बिन माँ के। एक टैग लग जाता है, उसको पता भी नहीं उस छोटे से बच्चे को उसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और वो ना उस ट्रॉमा में तब जी रहा है जब उसको कुछ पता भी नहीं है। वो स्कूल जा रहा है तो उसको उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं मम्मी पापा की, घर पे ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, और वो बेचारा ये सोच रहा है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ क्या गड़बड़ है, मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं है। जब सारे बच्चों के ग्रुप में ऐसा होता है, मम्मी पापा ये करते हैं वो करते हैं, मेरे मम्मी पापा साथ में क्यों नहीं होते। यार पता है मेरे को ना अक्सर बहुत कॉमन, मैं जब इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ ना, बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप तो वाकई मतलब कंटेंट के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया मैं व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए कर रही हूँ। एक बार जाके ना फैमिली कोर्ट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, एक दिन बिताओ, और अगर मेरी एक भी बात झूठ निकल जाए तो मुझे बताना, मैं आज ये कंटेंट बनाना बंद कर दूँगी। क्योंकि अगर मेरे को कंटेंट और व्यूज़ के लिए काम करना होता ना,
तो मैं वो मुद्दा नहीं उठाती जिसमें मैं सबकी दुश्मन बन जाऊं। हमारे पास 100 मुद्दे हैं, हम 100 चीज़ें हैं बोलने सबसे के लिए। आसान है दोस्तों, प्यार के बारे में 4 लाइनें बनाओ, 4 लाइनें शायरी करो, प्यार ये होता है, प्यार हवा में होता है, प्यार रंगीन होता है, उससे व्यूज़ कमा लो, सबको व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन वी चूज टू स्पीक अबाउट द रियल लाइफ एंड रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। और प्यार के बारे में भी अगर हम बात करते हैं ना, तो जो सच्चाई है, हाँ जो प्यार सच्चाई अच्छा है, हम बोलते हैं बिल्कुल अपनी कंटेंट में बोलते हैं कि प्यार बहुत खूबसूरत है, और है यकीनन है। लेकिन मैं जिंदगी भर तो प्यार प्यार नहीं गाती रहूंगी ना। प्यार के बाद ब्रेकअप आएगा, दिल टूटना, परिवार आएगा, रिश्ते आएंगे, बच्चे आएंगे। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और 2 माँ बाप की लड़ाई में ना सबसे ज्यादा बच्चा पिस जाता है। सबसे ज्यादा यार बच्चा ही पिसता है, पता है। सब अपनी जिंदगी में लग जाएंगे, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में लग जाएंगे, और आपके भाई भाभी बहन जीजा सब अपनी ज़िंदगी में लग जाएंगे, रिश्तेदार ज़िंदगी में लग जाएंगे। लेकिन जिसका घर टूटा है ना, दैट लड़का लड़की एंड देन चाइल्ड, सिर्फ यही सफ़र करते हैं। और हमेशा देखना, रिश्ता टूटने की वजह हमेशा एक इंसान का घमंड होता है, एक इंसान की ज़िद होती है। और पता है, इसीलिए मेरे को आपकी अभी ये बात बहुत अच्छी लगी, जब भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि यार बच्चे करने से पहले ना एक दूसरे को अच्छे से समझ लो यार। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि 1% भी स्कोप है किसी सेपरेशन वेपरेशन का, तुम बच्चे होने से पहले कर लो। बच्चे की जिंदगी मत खराब करो। तुम एक नई जान को जिंदगी दुनिया में ले आए हो। क्योंकि मैंने देखा ना, मैं लड़कियां सबसे ज्यादा ये ब्लेम डालती है कि मेरे तो बच्चा होने के बाद जिंदगी खराब कर दी है। लड़कियां ये बोलती हैं, उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है, ये चीजें होती हैं। और लड़के कहेंगे कि कहा जाता है लड़कों का इंटरेस्ट खत्म हो गया जी शायद बच्चे होने के बाद, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो यार मेरे को ऐसा लगता है तुम ना ये चीज़ें पहले कर लो, क्योंकि ना सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, एक तो बच्चा ज़िंदगी भर रिलेशनशिप ट्रॉमास में फंसा रह जाएगा, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, खुद को इनकम्प्लीट महसूस करेगा। और जब बात आती है ना, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी होनी है, हम कितना ही भाग लें सच्चाई से, पर रियलिटी ये आती है कि अगर एक लड़का है और उसके पेरेंट्स सेपरेटेड है ना, और वो एक लड़की के घर पर रिश्ता लेके जा रहा है, लड़की के पेरेंट्स सबसे पहले ये बात उठा देंगे कि यार इसके तो माँ बाप ही साथ नहीं रहते, इनकी तो अपनी फैमिली टूटी हुई है, तेरे को क्या रखेगा। चाहे कोई ये ना जानता हो कि वो बच्चा सच्चा है और उसकी क्या गलती है इस सब में, उसने इस सब में क्या गलत किया, पर फिर भी हम कितने ही प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश कर लें इस सोसाइटी के अंदर, पर रियलिटी है ये सवाल उठेगा बच्चे पे। हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए ये ज़िंदगी भर होगा। हम भी उसी मेंटालिटी के लोग हैं जहाँ पे हमारा अपने वजूद से ज़्यादा हमारे रिश्ते मायने रखते हैं। आज भी हम ऊंची आवाज़ में अपने बड़ों से बात नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो जाए। वो एक देसी लैंग्वेज है ना कि टुक लग जाती है, एक टैग लग जाता है ज़िंदगी भर आपके माथे पे। ये जो समाज है ना, जब समाज को आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना होगा, आपको दोषी ठहराना होगा, तो वो सबसे पहले सबसे जल्दी में फैसले लेते हैं। लेकिन जब समाज आपको समझने की कोशिश करेगा तो वो बहुत देर लगाता है। वही ना, इल्ज़ाम लगा के बदनामी होना बड़ा आसान है। बड़ा आसान है। वही वो केस आता है वो सुधार जी का, जिनके ऊपर गलत ब्लेम्स लगे थे, उनके ऊपर जब उस लड़की ने ब्लेम लगाए तो सारे सोशल मीडिया पे फैल गया, भयंकर बदनामी, आग की तरह फैली वो बदनामी। पर जब इतने सालों के बाद सच सामने आया तो क्या वो इतनी उससे वो हुआ कि यार नहीं, लड़का तो एकदम कोई स्टोरी नहीं लगाई। अब कहाँ गए वो लोग जो स्टोरीज लगा रहे थे कोलकाता रेप केस के बारे में? अब कहाँ गया तुम्हारा जस्टिस? ठीक है, वो रेप केस वाला तो वो सीन हुआ कि यार उस वक्त हमारी कंट्री में ना शायद इसीलिए ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि लोगों को लगता है ठीक है ये कांड हुआ है, एक हफ्ता पूरा बवाल मचेगा, बड़ा बड़ा सब कुछ होगा, हर तरफ भौकाल हो जाएगा कि अब तो हम समाज बदल के ही मानेंगे, इस बार हम ऐसे उठे हैं कि जब तक समाज नहीं बदलेगा हम शांत नहीं होंगे। एक हफ्ते के बाद ट्रेंड बदलेगा, पता है, कुछ नया ट्रेंड में आएगा और सारा सोशल मीडिया सब भूल जाएगा। क्रिमिनल्स को, पॉलिटिशियंस को, जस्टिस को, लॉ को और हम सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों को भूलने की बीमारी है। फिर किसी बेटी के साथ कुछ होगा। हर रोज इंडिया में, इस नेशन में 6 रेप होते हैं अगर हम रजिस्टर्ड केसेस के बारे में बात करें। आधे से ज्यादा तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो आप फिर सबके बारे में आवाज़ उठाओ ना। लॉ तो सिस्टम तभी चेंज होगा ना जब आप हर किसी के बारे में बात करोगे। आप सेलेक्टिवली जो ट्रेंड में आ गया उसको लेके जस्टिस मांगो,
देन इट इज़ नॉट कॉल्ड जस्टिस ना। मुझे लगता है जस्टिस क्या मांगा यार, यहाँ पे ना सिर्फ कूल बन रहे हैं लोग यार कि वाओ अब मेरे सारे फ्रेंड्स ने स्टोरी लगाई है, वो आईज ऑन वो चालू हुआ था एक, हर किसी ने ना ट्रेंड में स्टोरी लगानी शुरू कर दी, आईज ऑन राफा, आईज ऑन ये, चाहे इंसान को ना पता ना हो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो स्टोरी लगेगी क्योंकि सबने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वो स्टोरी लगाई थी तो मेरा भी लगाना तो बनता है। दिख जाता है ना वो टेम्पलेट पोस्ट पे कि कितनी शेयर्स आए हैं, तो आप कैसे पीछे रह जाओगे। सबने लगाया मैं भी लगाऊंगा, कूल। तो पता है लोग फोमो में रहते हैं, मैं जोमो में रहती हूँ। यू नो व्हाट इज जोमो? नया टर्म है, बता दो। मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अच्छा है, नहीं किया मैंने। अच्छा है, मैं खुश हूँ अपने कमरे में अकेले बैठ के, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रह के, लोगों से पीछे रह के मैं खुश हूँ। बिकॉज मैं इस दिखावे की ज़िंदगी में यकीन नहीं रखती हूँ, मैं हकीकत की ज़िंदगी में यकीन रखती हूँ। मतलब पता है हैरानी होती है जब कोलकाता केस हुआ, डेफिनेटली मैंने भी उस पर अपना एक व्यू दिया, अपने ओपिनियन रील डाली, बट यार लोगों ने थोड़ा बहुत कहा भी सही कि यार तुम ट्रेंड, यार देखो तुम मेरी प्रोफाइल खोल के देखो, तुम्हें 15 वीडियो मिलेंगी जहाँ पे मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो एक वीडियो नहीं थी कि वो ट्रेंड में आया तो मैंने भी एक वीडियो बना दी और वो चल गई और वो हो गया, नहीं। तुम प्रोफाइल खोल के देखो, मैं शायद हर 2 हफ्ते बाद इस बारे में बात करता मिलूंगा। लोगों के लिए वो लगता है जिनका कोई लेना देना मतलब नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं था, बस अब हम शो के लिए डालेंगे क्योंकि सब डाल रहे हैं, एंगेजमेंट आएगा, व्यूज आएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, जी डाल दिया और उसके बाद भूल गए, गायब। अब किसको पता है कितना जस्टिस सर्व हुआ, उस लड़की की फैमिली कहाँ है, उसके पेरेंट्स कहाँ है, कितनों ने कंफर्म भी करने की कोशिश करी कि जस्टिस कहाँ गया हो। यार अगर लीगल केसेस की बात करें तो 90% इट इज़ ऑन रिकॉर्ड्स, 90% रेप केसेस फेक होते हैं। तो फिर उसके बारे में भी उठाओ आवाज़ कि भाई एक लड़की ने एक लड़के की जिंदगी खराब कर दी। और बहुत आसान है ही करना, एक लड़की का पोस्ट आ गया ना, आज स्टोरी भी आ गई, कोई क्रॉस चेक नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि इसने अगर ये स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सच में हुई है नहीं हुई है, इसने ये लिख दिया आई वांट जस्टिस, तो क्या वो सच में जस्टिस चाह रही है। अब वही तो हुआ था पीछे, किसी लड़की ने कैब वाले की फोटो खींच के डाल दी, इसने मेरे साथ ये किया है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था और लोगों ने अंधाधुंध स्टोरियां लगा दी, कैब वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। यार प्लीज अगर आप एक स्टोरी लगा रहे हैं तो इतना रिस्पॉन्सिबल बनो कि आपको पता हो उसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है। यार वही तो बात है ना, बी अ सेंसिबल यूजर ऑफ सोशल मीडिया। बिकॉज आपकी एक पोस्ट, एक स्टेटमेंट, एक बात से ना लोगों की जिंदगी बन भी सकती है और उजड़ भी सकती है। कोई आत्महत्या कर लेगा लिटरली। अभी वो ट्रेंड में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही है जो कॉन्सर्ट में रो रही है, सबने देखा है दिलजीत के कॉन्सर्ट में वो लड़की रो रही है, हर मीम पे है, हर उसमें है, बेकार जनरेशन है, ऐसी जनरेशन है, ऐसा हो जाने से तो ये करना बेहतर है। यार तुम एक बात सोचो, वो इंसान उस मोमेंट में था, उसकी आंखों से 2 आंसू निकल आए, वो उस इमोशन में था, गाने के वाइब में था, चलो वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, वो शूट हो गया। आप किसी को उस हद तक टॉर्चर नहीं कर सकते कि वो इंसान घर से बाहर निकलने से डर जाए। और क्यों? सिर्फ रोने पर? हाँ, कि उसकी आंखों से कुछ आंसू निकले थे। ये दुनिया, वही तो, तभी तो मैं कह रही हूँ ये दुनिया इतनी गंदी है, इतनी खराब है। अपने मजाक के लिए वो भी तुमने बनाया क्योंकि यार हर कोई उस लड़की को ट्रोल कर रहा है, चलो मैं भी डाल देता हूँ, व्यूज आएंगे, मजा आएगा। तुमने वो ट्रोल कर दिया। यार पता है सोचने वाली बात है, अपने घर के इंसान पे, अपनी बहन अपनी बेटी को कोई एक कमेंट बोल देना है, कोई जरा सा बोल दे, इंसान के तन बदन में आग लग जाती है कि भैया तुमने मेरी बेटी को कैसे बोल दिया, तुमने मेरी बीवी के लिए कैसे कुछ बोल दिया। और आप किसी की बहन, बेटी, बीवी, भाई, भतीजे, पति के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है, सोशल मीडिया ओपन ओपिनियन है, कुछ भी करते हैं। पता है क्या है, हमारे सोसाइटी के लिए क्या हो गया ना कि हमारे घर की औरत हमारा सम्मान है और दूसरे घर की औरत सिर्फ सामान है। वेरी ट्रू। हम उसी नजर से देखेंगे। दूसरे की इज्जत उतारते किसी को वक्त नहीं लगता, सबका मीम कंटेंट है, हर कोई हंस रहा है। यही तुम्हारे घर की किसी इंसान की फोटो देख के कोई 4 बंदे हंस रहे हो ना, तुम खड़े नहीं हो सकते वहां पे। नहीं हो सकते। हम ना पता दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते हैं, दूसरों का मजाक बड़ी आसानी से बना लेते हैं लोग। आपको इतनी गंदी दुनिया हो चुकी है ना, इतनी फरीबी दुनिया हो चुकी है कि सब दिखावे में जी रहे हैं। सब दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, अमीर हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे ऊंचे हैं, आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम आपसे समझदार हैं। सब खोखले अंदर से, कुछ नहीं है किसी के अंदर। वेरी ट्रू। और ये इतना इंटेंस डिस्कशन है ना कि
हम अपने रियल डिस्कशन से इधर कब आए पता ही नहीं पता नहीं चला। बट रियल है ये। Exactly. इसकी एक एक बात सच है। अगर कोई सच में अपने दिल से पूछे ना, तो जो हमने बोला, कोई बोल दे गलत बोल रहे हैं, कोई बोल दे कि आप गलत बोल रहे हो जी। हाँ, क्योंकि मन में हर कोई जानता है कि सच्चाई कितनी है। आज देख लो यार, तुम आज देखो, तुम्हें पूरा इंटरनेट, मैं कहता हूँ जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो ना, तुम उस दिन इंटरनेट खोल के देखो, पूरा छानो आराम से बैठ के कि कितने क्रिएटर की स्टोरीज पे तुम्हें कोलकाता रेप केस की कोई बात होती दिखेगी? नहीं दिखेगी। ढूंढते रहो, बड़े से बड़े क्रिएटर पे ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। क्या मतलब कि क्या उस लड़की के साथ जस्टिस हो चुका है इसलिए डिस्कशन बंद हुआ? नहीं ना, नहीं हुआ। कोई ट्रेंड खत्म हुआ, ट्रेंड खत्म हो गया, अब कोई नया ट्रेंड आ गया। हमें समाज का ठेकेदार तो बनना है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से। बहुत सही बात आपने कही कि समाज का ठेकेदार बनना है, पर सिर्फ सहूलियत के हिसाब से। सेलेक्टिवली चूज करेंगे कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और जब अपने से रिलेटेड कोई बात आती है ना, सब चुप हो जाते हैं। सब चुप हो जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कमज़ोर इंसान होता है ना, वो बदला लेता है। जो ताकतवर इंसान होता है वो क्षमा करता है, और जो समझदार इंसान होता है वो इग्नोर करता है। तो अभी तो जो ज़िंदगी की सच्चाई हो चुकी है ना, आप लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। लोगों की परवाह करोगे, समाज की परवाह करोगे, अगर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको ख़राब कर देंगे वो। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी ज़िंदगी के आपके अपने फैसले लेना ना आपके कंट्रोल से जा चुका है। आपने सब कुछ ही ऐसा दे दिया कि लो भाई मुझे संभाल लो। और हमने जो इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट किया था कि क्यों इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्यों इतना सेपरेशन हो रहा है, उसमें लवली आई गेस एक जो सबसे बड़ा रीज़न है अलग होने का, वो ये भी है ना कि आज के वक्त में कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहता, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सबको चाहिए कि यार सामने वाला कर ले, पर जब अपने लिए आते हैं ना कि तुम चलो सामने वाले के लिए थोड़ा सा खुद को बदल लो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, नो वन इज़ रेडी टू डू इट। यार हम चाहते हैं ना कि दूसरा इंसान बदल जाए। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एडजस्टमेंट क्यों करवानी है? अपनी कन्वीनियंस के लिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने पार्टनर में ये ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद, तो वो बदल जाए। गलत है। अगर उसका ड्रेसिंग सेंस उस एनवायरनमेंट के हिसाब से गलत है तो बदलो। अपने लिए किसी इंसान को बदलना है तो वो एडजस्टमेंट गलत होता है। रिश्ते के लिए, उस इंसान की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए करना है तो वो सही होता है। और ये जो तुमने बताया ना कि जो ब्रेकअप्स आजकल हो रहे हैं, ये ज़्यादातर होते हैं कि लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों ने तो कभी समझौता सिखाया ही नहीं था ना। रिश्तों ने तो बोलता कि हम एक दूसरे को संभालेंगे, बैलेंस करेंगे। और हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती है, और हर एडजस्टमेंट सही भी नहीं होती है। दोनों को वक्त के हिसाब से बदलना होता है। अगर मैं आज कुछ बोल रही हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रख रही हूँ, तो मेरा पति चुप हो जाएगा, वो समझेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मेरा पति कुछ कह रहा है तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं समझूंगी कि वो क्या कह रहा है। इसको रिश्तों का बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली चुप नहीं होना चाह रहा, कोई चुप नहीं होना चाह रहा है। हमको लग रहा है मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे क्यों बदलना चाह रहे हैं। एक तो आजकल पता है इंस्टाग्राम के कोट्स ने इतना लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना। इफ़ यू आर इन अ जोन, ठीक है, इंस्टाग्राम के कोट्स आपको हिट करेंगे और आपको और आपके गुस्से को और बढ़ोतरी दे देंगे। लड़कियों का, लड़कों का इतना, मतलब मेरे से काफ़ी लोगों ने बातचीत की थी, तो एक चीज़ सामने निकल के आई कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर की मतलब एक दोनों लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है, उसमें एक इंस्टाग्राम का कोट आ गया है कि भाई जो आपको वक्त नहीं देता, जो आपकी कदर नहीं करता, उसको आप छोड़ दो। आपका वो इमोशन ऐसे हिट करेगा, यार ये तो सच में मुझे वक्त भी नहीं दे रहा, कदर भी नहीं कर रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। ये तो है, इंस्टाग्राम से लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। एंड इट इज़ नॉट इंस्टाग्राम ओनली, एनीवेयर। ये आप ये देखें ना कि आप दूसरों की बातों में कितना आ रहे हो, चाहे आप पढ़ के आ रहे हो, चाहे आप किसी और की बातें सुन के आ रहे हो, कितना इन्फ्लुएंस। आपका अपना दिमाग कहाँ है? दोस्तों की सलाह लेके आपने बाई चांस, देखो सबसे बड़ी गलती तो पहले हम यही करते हैं कि हम अपने रिश्ते की लड़ाइयाँ अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। अपने रिश्ते की बातें दोस्ती में मत करो।
जरूरत ही नहीं है। कर भी दो, चलो खुद को वेंटिलेट कर भी दिया, तो जो सलाहें वो देना उनको आंखें बंद करके फॉलो मत करो। रिश्ता आप दोनों का है ना, हाँ बैलेंस भी खुद करो, हाँ अपने समझौते भी खुद चुनो, अपने आप को बदलाव भी खुद करो। ये आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि कहाँ पे खुद को कितना बदलना है। अगर आज मेरे ससुराल में वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं पसंद है तो पहले तो मैं समझाऊंगी कि भाई मेरे को वेस्टर्न क्लोथिंग किस हिसाब से करनी पसंद है। अगर उन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं पसंद तो फिर बदल जाओ। यहाँ पे ये आता है ना, मैं क्यों चेंज हूँ। मैं वही तो, पता है क्या, ये समझौतों का नहीं है मुद्दा, ये है कि मैं क्यों करूं समझौता। ये लड़ाइयाँ यहाँ शुरू होती हैं, समझौते गलत नहीं होते हैं। और वो ना मैं क्यों का मुद्दा जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मैं क्यों का मुद्दा है ये अलग अलग फॉर्म ले लेता है। लोग कहते हैं इन्होंने तो कपड़ों के बारे में कहा है, दिक्कत कपड़ों की है, इनको मेरे कपड़ों से कैसे इश्यू हो सकता है। अरे बात कपड़ों की नहीं है डियर, वो मैं क्यों का मुद्दा है कि तुम्हें कोई और चीज बोलेंगे तुम्हें उसमें भी तकलीफ होगी। तुम्हें वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की बोलती कि मैं क्यों झाड़ू पोछा करूं, हाँ। मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं ही क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों रिश्तेदारों के सामने ऐसे रहूं, मैं ही क्यों करूं। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या सांप पकड़ने के लिए लाए हैं घर में। अब यहाँ पे लोग हिट हो जाएंगे, नहीं तुम तो, अरे यार रिश्ता है, इतना समझो, मेरा घर। प्रॉब्लम ये होती है ना, लोग ये नहीं समझते ये मेरा है, तुम्हारा घर है, तुम्हें करना पड़ेगा। मेड नहीं आती भाई 24/7, यू कैन डू द हाउस होल्ड वर्क्स। तुम खाना बना सकते हो, साफ कभी सफाई करना पड़ गया, चलो ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें हर वक्त उसी में डाल के रखेगा। बाय चांस कभी मेड नहीं आती तो तुम ये नहीं लड़ सकते, मैं नहीं करूंगी, सॉरी नॉट हैपनिंग। दोनों मिलके कर लो भाई, एक बंदा कपड़े धो देगा, एक बंदा सुखा देगा, एक बंदे बर्तन लगा देगा, एक बर्तन धो देगा। लड़कों के लिए भी यही यार, तुम भी मत इतने एडमेंट बनो कि यार मैं तो एक डिश को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिस्तर पे खाना लूंगा और बिस्तर पे ही प्लेट रखूंगा। ये दोनों का है ना, तभी तुमने कहा दोनों का घर है, दोनों को करना चाहिए। बट अगर एक भी ये बोला ना मैं क्यों करूं, बस तो फिर भाई तुम शादी क्यों करे, अपने रहते छड़े घूमते अय्याशियां करते। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग मतलब क्या सोने के पालने में पैदा हुए हैं। इनके घर में कभी इनके माँ बाप ने झाड़ू पोछा नहीं किया होगा, या सुना नहीं होगा, या लड़ाई नहीं की होगी, या बाप ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया होगा, बाप ने नहीं चिल्लाया होगा, माँ ने नहीं मारा होगा। सब होते हैं ना, लेकिन जैसे ही दूसरे इंसान के घर में आप कदम रखते हो, पता नहीं अपने आप को कौन से आप रईसों की औलाद समझ लेते हो कि भाई नाउ दिस इज नॉट माई थिंग। गलती दोनों की है, लड़के और लड़कियों की। लड़के की गलती है यार, शादी के बाद तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब तो मेरा A to Z काम वही करेगी। तुम पहले भी खुद कर रहे थे, तुम अभी भी करो। और लड़कियों की गलती है यार, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं होगा या तुम्हें कुछ बोला नहीं होगा, तो सास ससुर की बात आने पे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुम्हें इतना क्यों हिट कर जाता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। क्योंकि दूसरा सास ससुर है ना, दूसरा माँ बाप नहीं बना है। अगर मैं अपने पति के माँ बाप को माँ बाप समझूंगी तो मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी, और बुरी लगेंगी भी ना तो मैं ये नहीं उसको सर पे नहीं बैठाऊंगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे तो 25 साल की उम्र तक जब तक वो अपने घर में थे तुम 36 बार घर छोड़ चुके होते। भाई हमारे माँ बाप ने यही सिखाया भाई कि तुम्हें जाना, निकलो जाओ, बाहर निकलो जाओ, रोना की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं, रो के मत दिखाओ। भाई मेरी मम्मी जब मारती थी ना भाई, ऐसे बोलती थी, एक तो पीटेंगी भी, उसके बाद रोगे तो और पड़ेगी, और आंसू नहीं आने चाहिए, आवाज नहीं निकलने, आवाज निकलेगी तो और पिटो। तो ना तुम रो सकते हो ना आवाज निकाल सकते हो। ये 90s और 80s की किड्स की वो है परवरिश भाई। हम बहुत पिटे हमारे तो पेरेंट्स टीचर्स को खुला बोल के आ जाते थे स्कूल में कि भैया जो करना है करो, हमें मत बताना, अच्छे से छेतो। तो भाई आप अपने घर में भी वैसे ही थे जैसे आप इस घर में हो। लेकिन बात वही है ना कि यार हम प्यार सिर्फ एक से करते हैं, दूसरों के साथ सिर्फ निभाते हैं। हमें वही बात है। और फिर कहीं ना कहीं देखो, मेरे को यहाँ लगता है कि प्ले ना फिर दोनों की फैमिलीज का भी गलत आता है, लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी। बिल्कुल। वो मतलब लोगों को ना ये चीज़ आज के वक्त में बड़ी बेकार और बहुत हाइपोथेटिकल लगती है, बट एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक लड़के की माँ ने ना लड़के को शादी के बाद एक चीज़ समझाई कि बेटा देख, ये तेरी अब बीवी है, तेरा परिवार है, तेरा घर है, इसमें कुछ भी हो ना मुझसे सलाहें मत लियो, आके अपने डिसीजंस खुद लियो, ये तेरा घर है, तेरा परिवार है, और इसमें अब मैं नहीं तेरे को वो करूँगी। अब तू इतना बड़ा है कि अगर तेरी शादी करी है तो अपने डिसीजंस भी खुद ले। ये लड़कों को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आधी लड़ाइयाँ तो इसलिए होती हैं, लड़कियों को ये शिकायत होती है कि ये हर चीज़ में अपनी मम्मी के पास पहुँच जाता है, और सेम लड़कियों के लिए भी है। एक लड़की उस कोर्ट में आगे था कि एक लड़की की माँ ने उसको ये समझाया कि बेटा देख,
अब तू जा रही है अपने पति के घर पे, इस घर की बात उस घर में मत करना और उस घर की बात आके इस घर में मत करना। ये इतनी अमेजिंग सीखें हैं शायद। एग्जैक्टली और ये हर माँ को अपने बच्चे को देनी चाहिए। और पता है आधे घर के मसले सुलझ जाएंगे अगर मर्द वीर की जो लड़ाई होती है ना, मर्द वीर मतलब औरत और आदमी, पति और पत्नी की जब लड़ाई होती है तो माँ बाप बीच में ना आए। हाँ। ना लड़की के ना लड़के के। ये दोनों की लड़ाई है, दोनों आपस में सुलझाएंगे। बंद कमरे के अंदर जो काम हो रहा है, चाहे प्यार हो रहा है चाहे लड़ाई हो रही है, ये तीसरे इंसान को पता नहीं लगना चाहिए। चाहे वो अपने माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो अपने माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो लड़की का हो लड़के का हो, चाहे वो दोस्त हो। नहीं। आप क्या कर रहे हो ये आपस दोनों की बात है, ये आपकी अपनी गृहस्थी है। लड़की के माँ बाप का फर्ज ये बनता है कि देख बच्चे, जब तेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कुछ हो जाए तब जरूर कहना, हमें आके कहना, हम सपोर्ट करेंगे, पर हर लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके मुद्दा नहीं बनाना है। ठीक है, हम तेरे घर में बीच में गृहस्थी में नहीं आके बोल सकते हैं क्योंकि तेरा घर वो है, तुझे वो वहाँ संभालना है। तो अगर हर छोटी बात को लेके हमारे पास आ जाएगी तो फिर तू कब अपनी गृहस्थी संभालेगी। और ना ये लड़कों के भी घर वालों को समझना चाहिए, लड़की की माँ को भी, कि अब उसकी बीवी आ गई है तो एक तो बराबरी नहीं होती है। माँ का अपना मकाम होता है, बीवी का अपना मकाम होता है, दोनों की पोजीशंस अलग हैं। तो आपस में लड़ाई ना हो कि माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, बीवी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। भाई माँ ने बचपना संभाला, जवानी संभाली, बीवी बुढ़ापा संभालेगी। ये इन दो औरतों का काम है और इनको मिलके ही चलना पड़ेगा। इनको मिलके ही चलना पड़ेगा। और सच बताऊं यार, घर के आदमियों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ससुर तो बस अखबार खोल के बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, उसको तब ना खाना दे दो चाय दे दो, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई बहू ने इतना घूंघट कर रखा है, नहीं कर रखा, बहू बच्चा कर रही है नहीं कर रही है, बहू पति से कैसे बात कर रही है, सास से कैसे बात कर रही है, तो 2 साड़ी फालतू क्यों नहीं दी नंद को। आदमियों को इतना नहीं होता है, लेकिन आदमियों के कंधे पे बंदूक बड़ी चलाई जाती है कि उनको कैसा लगेगा, तेरे पापा जी को ये नहीं पसंद है, तेरे पापा जी को वो नहीं पसंद, चाहे पापा जी को कुछ ना फर्क पड़ रहे हो, मेरे पापा जी बड़े चिल्ल हैं, कर लो। सही बात है। और शायद ये बिल्कुल सही चीज़ है कि यार दोनों लड़के और लड़कियों को ये समझना चाहिए कि यार तुम्हारी लड़ाई है, आपस में समझाओ ना। तुम अपने माँ बाप के पास हर चीज़ में पहुंचो, ना लड़का अपने माँ बाप के पास पहुंचेगा। हाँ, दोनों में से कोई भी जा रहा है वो गलत है। हाँ, लड़का भी गलत है अगर लड़का हर बात अपने माँ बाप को जाके बता रहा है। ठीक है, अगर वो अभी भी मम्माज बॉय डैडीज बॉय बना हुआ है तो। और अगर लड़की भी बता रही है कि वो अपने डैडी की प्रिंसेस बनी हुई है, तो भाई नहीं ऐसे घर चलता। घर चलाने के लिए तुमको दोनों को अपना पीछे का बैकग्राउंड छोड़ के अपना बसाना पड़ता है। तभी इसलिए बहुत सही कहते हैं कि यार मैरिज इज अ वेरी बिग डिसीजन, सोच समझ के एंटर करो। ये होता है लोग ना शौक में ना उस ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं कि ओ माय गॉड वाओ आई एम गेटिंग मैरिड, वेडिंग बेल्स, ये वो। और जो आने वाला है ना आगे, उन बेल्स का किसी को नहीं पता होता। फिर घंटे बजते हैं, फिर घंटे बजते हैं फिर उसके बाद। और वो होता है बच्चों को समझ आ नहीं रहा होता क्या है ये, और वो बचपना होता है अंदर एक, वो बचपने में ही फिर तलाक हो जाता है। बचपने में शादी और बचपने में ही तलाक। समझते नहीं है ना रिश्तों की अहमियत क्या है, रिश्तों का मतलब क्या है। पति पत्नी होने का जब इंसान मतलब समझ जाएगा ना, तो वो उसको निभाना सीख जाएगा। अभी तो बस सबको सपने दिख रहे हैं, हसीन रंगीन दुनिया दिख रही है कि हाँ भाई हनीमून पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, नए लहंगे, नए कपड़े, नए मेकअप। बट ये नहीं होता है ना। शादी जिंदगी भर का और रिश्तों का एक ऐसा एक घर होता है ना, ऐसा मकान होता है कि भाई आपको संभालना है। और घूमने तो फिर महीने में एक बार जाओगे, बाकी महीने में 15 दिन तो एक दूसरे को देख के तुमने मूवी बनाना है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है भाई, सब कुछ। और वो मैनेज करना आना चाहिए ज्यादा। यार बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हो, लड़ाइयाँ होती है ना, तो वो जो इंसान आपके ज़िंदगी में अभी आ गया है, वो कैसे आपको 100% आपकी 26 साल की उम्र को समझ लेगा। ट्रू। क्योंकि जब हम इंसान से चैट पे बात करते हैं, मिलते हैं, 2-3 घंटों के डेट्स के लिए मिलते हैं, बहुत डेकोरेटेड मिलते हैं ना, सजे सजाए, मेकअप करके, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करके, समझा के। बट वो इंसान आपको जब शादी के बाद देखता है तो वो बिना मेकअप के देखेगा, बिना अच्छे कपड़ों के देखेगा। आप पूरे घर में जब पजामा पहन के घूमोगे ना इधर से उधर, तो इंसान आपको खटकने लग जाता है, बिकॉज आपको वो सजावट आपसे छिन जाती है। फिर आप सोचते हो यार ये तो मैंने क्या सोचा था, मैं तो मेरे को तो क्या मिल गया। तो बेहतर है कि शादी से पहले
जब आप बात कर रहे हो ना, चाहे वो अरेंज में करो चाहे लव में करो, हनीमून डिस्कस मत करो। वो होता रहेगा। फाइट्स डिस्कस कर लो कि लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर लो कि घर में कौन क्या संभालेगा, तुम किस में अच्छे हो, वो किस में अच्छा है, तो तुम्हारे ओपिनियंस किस चीज़ को लेके क्या है, तुम जिंदगी को लेके क्या चाहते हो, व्हाट आर योर लाइक, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, ड्रीम्स क्या है, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। ये जब सब कुछ डिस्कस कर लो, जब समझ में आ जाए कि हाँ ये अब यहाँ इससे ना दिमाग मैच हो रहा है, बात बन रही है, दिल मैच हो जाता है अपने आप ही। दिल का काम कुछ नहीं होता, दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है। सारा खेल इधर है। ट्रू, वेरी ट्रू। आप इधर से ही एक इंसान को पसंद करते हो और इधर से ही एक इंसान को नफरत करते हो। बिल्कुल सही बात है। लवली, इतनी अमेजिंग बातें फिर से आज कर ली, वक्त का पता ही नहीं चला। 1 घंटे से ऊपर पक्का जा चुके हैं। 1 घंटा हो गया? डेफिनेटली हो गया। वाओ। और हमने इतनी, और ऐसा लग रहा है अभी बहुत सारी अंदर बातें हैं जो हो सकती हैं, पर अभी तो चुगलियां शुरू की थी। अभी तो अंदर से मैटर निकलना चालू हुआ था, कंटेंट बाहर आने एकदम लगा। वो वाली फीलिंग ना कि वो ताऊ ताई वाली चीज। बैठे हम बैठे हो, तो बात करेंगे, अभी चाय आन दो, अभी तो बातें चलेंगी। और जेन्युइनली अगर हम ऐसे बात करने बैठे हैं तो 4-5 घंटे का पॉडकास्ट आराम से बनाएंगे। एग्जैक्टली। पर कोई बात नहीं, लोगों को पहले इतनी चीज डाइजेस्ट करने देते हैं, जो इतना ज्ञान अभी दिया है वो समझ लें। क्या पता लोगों को पचे ना पचे। हाँ, कुछ लोगों ना को पचे तो हींग गोली खा लेना दोस्तों। अदरवाइज डेफिनेटली लोगों का प्यार मिलेगा, डिमांड आएगी तो चौथा एपिसोड भी आएगा, जरूर आएगा। हम तो बैठे ही इसलिए हैं कि चौथा भी कर लेंगे, चौथा भी लोगों का। अरे यार, बट देन जेन्युइनली बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मीनिंगफुल बातें करी। थैंक यू सो मच लवली, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हो। हमारी ना वो बातें वैसी हो चुकी हैं, बिल्कुल घर वाली टाइप कॉन्वर्सेशन। वो लगता ही नहीं कि हम अलग से कुछ ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बैठे हैं। सो वेरी हार्टफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप लोग वो समझ पाए जो हम उन्हें समझाना चाह रहे थे। So thank you for your time. It was great having you, Lovely, and hopefully we'll have you again very soon. Thank you so much. थैंक यू सो मच नमित। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगला आप हमसे किस बारे में सुनना चाहते हैं, बात हमारी सुनना चाहते हैं, बिकॉज चौथा तो हम करेंगे। बिल्कुल चौथा। चाहे बातों का करें या लोगों का करें, तो बिल्कुल करेंगे तो एपिसोड ज़रूर आएगा। कमेंट्स में बताना आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम उसी के बारे में अगली बार डिस्कशन करें। So thank you so much, Lovely, for coming today to the Namit Show. Thank you so much. चलो बाय। Bye.